हेलो नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि आप हमारी वीडियो को रेगुलर देख रहे हो, आप लोग सभी हम पर विश्वास कर रहे हो। और मैं आपको कहना चाहता हूं बेटा, अब तक जो रेगुलर वीडियो आ रहे हैं आगे भी आते रहेंगे। बस ये है कि थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए यार, है ना। आप भी वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ। और आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका लाइक जैसे रेस्पॉन्स आता रहेगा तो मैं बहुत बेहतरीन करने वाला हूँ। लैब असिस्टेंट का कंप्लीट सिलेबस करवाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करके बताओ कि क्या क्या करना चाहिए। मैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस लाऊंगा आपके लिए। पहले अभी नोट्स बनवा रहा हूँ आपके अच्छे से, और आप भी नोट्स बनाओ। एक अच्छी सी नोटबुक लो, उसमें जैसे जैसे मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको वैसे वैसे कंप्लीट बनाते जाऊँ। तो कल का जो लेक्चर था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, और डिस्कस करके आगे बढ़ने वाले हैं। कल अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, इलेक्ट्रॉन भरने के नियमों के बारे में बात की थी कल। इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, और कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन भरने के कितने नियम है टोटल, उनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। इलेक्ट्रॉन भरने के कितने नियम बताए थे कि सर? पहला आपने बताया था कल आप बाहु का नियम। आप बाहु का नियम। जो दूसरा नियम होता है वो होता है आपका N+L का नियम। N+L का नियम। तीसरा जो नियम होता है वो होता है आपके हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। 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 और जो चौथा नियम होता है भाइयों वो होता है आपके पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। कल की वीडियो में मैंने आपको आप बाहु का नियम पूरा समझा दिया था, क्योंकि आप बाहु का नियम ही लंबा हो गया था। लगभग 40 मिनट की वीडियो हो गई थी, जिसमें मैंने आपको आप बाहु का सिद्धांत बताकर इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना सिखाया था, शॉर्ट में निकालना सिखाया था। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। तो कल का वीडियो लंबा हो गया था, लेकिन आज की वीडियो में कंप्लीट तीनों नियम आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो कहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा? आपका N+L के नियम से। जो आपका आज का नियम है N+L का नियम है। N+L का नियम। और आपको कहना चाहूंगा अच्छे से हेडिंग लगा लो, और हेडिंग लगाकर अच्छे से समझो इस चीज को बेटा। सभी स्टूडेंट हेडिंग लगा लो N+L का नियम। तो N+L के नियम के दो रूल है। देखो, इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है, इलेक्ट्रॉन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है ये भी। तो इसके कितने रूल है? दो रूल है। पहला रूल क्या कहता है कि जिस उपकोष के लिए N+L का योग, जिस उपकोष के लिए N+L का योग कम होता है, L+L का योग कम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है तथा वह निम्न ऊर्जा का उपकोष होता है। निम्न ऊर्जा का उपकोष होगा। निम्न ऊर्जा का क्या होगा? उपकोष होगा। निम्न ऊर्जा का उपकोष होगा। निम्न ऊर्जा का क्या होगा? उपकोष होगा। मतलब L+L के नियम के द्वारा आप उपकोषों की ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हो। उपकोषों की ऊर्जा का निर्धारण किस नियम की सहायता से कर सकते हो आप? उपकोषों की ऊर्जा का निर्धारण आप कर सकते हो N+L के नियम के द्वारा।
कि अगर दो उपकोष है आपके पास में और दो उपकोषों में से जिस उपकोष की ऊर्जा कम होगी वो निम्न ऊर्जा का होगा और जिस उपकोष की ऊर्जा ज्यादा होगी वो उच्च ऊर्जा का उपकोष होगा। अगर बेटा दूसरा रूल क्या कहता है, जैसे मैं आपको यहां समझा देता हूं कि मैंने दो उपकोष ले रखे हैं 2s और यहां पर 3s, ये दो उपकोष ले लिए। एक कौन सा उपकोष ले रखा है, एक उपकोष आपके यहां पर ले रखा है बेटा कौन सा 2s और 3s। एक उपकोष है आपके पास में कौन सा, एक उपकोष है बेटा आपके पास में 2s वाला है और एक दूसरा कौन सा है 3s वाला है। एक 2s उपकोष है और एक 3s उपकोष है और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में से किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा या किसकी ऊर्जा कम होगी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, n+l का नियम लगाना है। तो अगर मैं बात करूं कि इसके लिए n+l का नियम लगाऊं तो n का मान तो कितना है 2 है और l का मान कितना है बेटा, s के लिए l का मान कितना होता है 0 होता है। तो इसकी एनर्जी टोटल n+l का योग कितना आया 2 आया। अगर मैं यहां पर बात करूं 3s है तो 3 है यहां पर n का मान और s का मान कितना है यहां पर, सॉरी बेटा यहां पर s के लिए l का मान 0 ही होता है बिल्कुल। तो यहां पर भी n+l का योग कितना आया 3 आया। अब नियम क्या कहता है कि जो n+l का नियम है ना वो पढ़ते ही क्यों है, उपकोषों की ऊर्जा का निर्धारण करने के लिए। भाई कौन सा उपकोष निम्न ऊर्जा का होता है, कौन सा उच्च ऊर्जा का होता है। पहला रूल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि दो उपकोष दे रखे हैं, दो से भी ज्यादा उपकोष दे रखे हैं, जिनके लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। क्योंकि आप बाबू ने बोल दिया था कि निम्न ऊर्जा वाले उपकोषों में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और वो पूरे भर जाते हैं, तभी जाके बेटा उच्च ऊर्जा के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अब इन दोनों में कौन सा उपकोष कम ऊर्जा का होगा, तो आप बता सकते हो कि सर इसकी n+l का मान तो 2 है और इसकी l+l का मान कितना है 3 है। तो बेटा ये उच्च ऊर्जा का होता है और ये निम्न ऊर्जा का होता है। एक और एग्जांपल आपको सिखाता हूं बेटा, जैसे मैंने ले लिया 4f और 6d, ये दो उपकोष ले लिए और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इन दोनों में किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, या अर्थात पहले निम्न ऊर्जा का उपकोष कौन सा है और उच्च ऊर्जा का कौन सा है। तो मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, ये 4f ले लिया आपने या आपने 6d ले लिया, अब आपको समझाना है। तो आपको तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझना है कि इसके लिए n+l का योग देखेंगे अपन, n+l का योग देखेंगे तो n+l का योग देखेंगे तो n का मान तो 4 है और f के लिए जो l का मान होता है वो 3 होता है। तो यहाँ पर 4+3 जो कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया, क्वांटम संख्या वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया। तो 4+3 बराबर कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 7 आया। अगर इसके लिए n+l का योग देखे तो कितना आ रहा है बेटा, इसके लिए n का मान 6 है और d के लिए l का मान कितना होता है 2 होता है। यहाँ पर n+l का मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं भाई किस उपकोष की ऊर्जा कम होगी किसकी ज्यादा होगी, तो आप यूं ही कह दोगे कि सर जिसकी n+l का मान कम है वो निम्न ऊर्जा का होगा, n+l का योग ज्यादा है वो उच्च ऊर्जा का होगा। तो आप यहाँ 8 है और यहाँ पर बेटा 7 है, तो आपका जो 6d होता है वो 4f की तुलना में ज्यादा उच्च ऊर्जा का होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें भी थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, फर्स्ट रूल तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेकेंड रूल क्या है बेटा, सेकेंड रूल ये कहता है, ये वाला ही नियम है कि जिस उपकोष के लिए, यदि दूसरा नियम ये लगाओ बेटा, यदि दो उपकोषों के लिए, यदि दो उपकोषों के लिए, यदि दो उपकोषों के लिए n+l का मान, यदि दो उपकोषों के लिए l+l का मान, l+l का मान समान हो, दो उपकोषों के लिए l+l का मान समान हो तो जिस उपकोष के लिए, जिस उपकोष के लिए, जिस उपकोष के लिए n का मान, जिस उपकोष के लिए n का मान कम होता है, जिस उपकोष के लिए n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा ऐसे लिख सकते हो, n+l का मान कम होगा
उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। लेकिन ये रूल कब लगेगा केस नंबर 2 वाला, जब 2 या 2 से ज्यादा ऐसे उपकोष आपको दे दिया जाए जिनकी n+l का मान तो क्या जाए, बराबर आ जाए, तभी जाके कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए ये दे रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं और उन एग्जाम्पलों को देख के आप बोलोगे बिल्कुल सर हमें समझ में आ गया। जैसे मैं बोलूं यहां पर 4p, क्या बोला मैंने, 4p, यहां पर बोला 5s, यहां पर बोला 3d। ये 3 उपकोष लिख दिए। कौन कौन सी लिखी बेटा, ये वाले लिखे मैंने, 4p, 5s और 3d, ये 3 लिख दिए। अब मैं अगर रूल लगाऊंगा तो सबसे पहले n+l का ही लगाऊंगा। तो n+l का रूल लगाया तो n+l में देखा तो इसके लिए n का मान 4 और p के लिए n, तो बराबर कितना आ गया टोटल 5। इसमें भी देखा तो n का मान 5s है तो 5 प्लस l का मान 0, ये आ गया 5। इसमें भी देखा n का मान 3 और d के लिए l का मान 2 था, इसमें भी कितना आ गया 5। अब देखा तो ऐसा लगा मेरे को कि तीनों ही उपकोषों के लिए आपका यहां पर जो n+l का मान है वो तो बराबर है। तो फिर क्या करूंगा, रूल लिखाई दिया कि जिसका n का मान कम होगा, जिसका n का मान कम होगा, जिसका n का मान कम होगा वो वाला रूल देखना है इसमें, जिसका n का मान कम होगा, ठीक है, ये वाला रूल देखना है बेटा, ये वाला रूल देखना है कि जिसका n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, जिसका n का मान ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे कम तो फिर 3d होगा, फिर इसके बाद में बेटा 4p होगा, फिर उसके बाद में बेटा आपका 5s होगा, 5s, ये 5s, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ ले अगर आपसे यहां पर ऐसे कि निम्न उपकोषों की ऊर्जा का सही बढ़ता क्रम होगा, सही बढ़ता क्रम होगा। अगर ये आपसे पूछ ले तो आपको, और उपकोष भी आपको दे दे, उपकोष कौन कौन से दे दे, आपको दे दे 4f, एक तो ये दे दिया, एक दे दिया आपको बेटा 6d, एक दे दिया आपको 6d, एक दे दिया 6p, एक दे दिया बेटा आपको 7s, एक दे दिया आपको यहां पर दे दिया एक आपको 8s, एक कुछ उपकोष दे दिए और आपको बोल रहा है कि इनको सही उपकोषों की ऊर्जा के सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। अब आपको ऑप्शन भी दे दिए, जैसे वो ऑप्शन नंबर ए 4f से ज्यादा 6d की होगी, 6d से ज्यादा 6p की होगी, 6p से ज्यादा 7s की होगी, 7s से ज्यादा 8s की होगी। ऑप्शन नंबर बी दे दिया 6d से ज्यादा 4f की होती है, 4f से ज्यादा 6p की होती है, 6p से ज्यादा 7s की होती है, फिर 8s की होती है। ऑप्शन नंबर सी दे दिया 4f से ज्यादा 6p की होती है, 6p से ज्यादा 6d की होती है, फिर 7s आता है और फिर बाद में 8s आता है। ऑप्शन नंबर डी अगर आपको दे दे कि 4f से ज्यादा बेटा आपका यहां पर होता है 6p और 6p से ज्यादा होता है 7s और 7s से ज्यादा होता है 6d और 6d से ज्यादा होता है 8s, आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन आपके पास है ही सही, कौन कौन से हैं, 4f है, 6d है, 6p है, 7s है और आपके पास 8s है। पहले इनके n+l का मान निकाल लो। सर 4 + 3 बिल्कुल, 6 + d के लिए 2, 6 + f के लिए p के लिए 1 बिल्कुल सर, 7 + s के लिए 0 और 8 + s के लिए 0, कितना आया सर 7, 8, 7 और बेटा 7 और ये 8। इसमें एक स्पेशल चीज ये आई, स्पेशल चीज क्या आई बेटा, स्पेशल चीज ये आई
कि दो उपकोष तो ऐसे आए जिनके एल का मान 8 है, दो उपकोष ऐसे आए जिनके एल का मान कितना है, एल का मान 8 है। दो उपकोषों के लिए एल का मान कितना है, 8। ये देखो दो उपकोषों के लिए एल का मान कितना है यहाँ पर 8। ये देखो आप अच्छे से देखो, इनको मैं गोले में ले रहा हूँ सर्किल में ताकि आपको हाईलाइट रहे और ये दिख जाए। ये देखो आप, अब जिनके लिए 8 है तो वो 7 वालों से तो ज्यादा है, और जब 7 वाले हैं तो आपको मैंने बता दिया था कि अब फिर एन का मान देख लो। तो बेटा इनमें भी देखो आप 7, 7 और 7, तो एन का मान सबसे कम किसका होगा, एन यहाँ पर 4 ही है। एन यहाँ पर कितना है बेटा, एन यहाँ पर कितना है, एन यहाँ पर 4 ही है। और 7 वाले में देखो एन यहाँ पर, एन का मान यहाँ पर 7 है, 6 है। एन का मान यहाँ पर कितना है, एन का मान यहाँ पर 6 है, और एन का मान यहाँ पर 7 है। और बेटा एन का मान यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर भी 6 है। एन का मान यहाँ पर, एन का मान यहाँ पर 6 है, और एन का मान यहाँ पर 8 है। तो फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो सर 4f आएगा 7 वाला, फिर इसके बाद में सर 7 में भी फिर 4f के बाद में 6p आएगा, और 6p के बाद में सर फिर 7 में 7s आ जाएगा, और 7s के बाद में सर 8 वाला आएगा, 8 में भी फिर 6d आ जाएगा, और 6d के बाद में सर सबसे ज्यादा कौन है, 8s है, 8s वाला आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, 4f 6p 7s 6d और 8s। कौन सा ऑप्शन है बेटा आपका सही, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। इस टॉपिक से संबंधित एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो कैसे पूछ सकता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको मैं बता देता हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस और करा देता हूं आपकी थोड़ी सी, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए बिल्कुल। ये देखो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, एमसीक्यू पूछ ले वो कि पोटेशियम के लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, पोटेशियम के लिए, पोटेशियम के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए, पोटेशियम के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए उपकोषों की ऊर्जा का सही क्रम होगा। उपकोषों की ऊर्जा का सही क्रम होगा, पोटेशियम के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए उपकोषों की ऊर्जा का सही क्रम होगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले वो आपसे, तो आपको 4 ऑप्शन दे दे, ए बी सी और डी। वो बोल दे कि 19वां जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p के बाद में किस में भरेगा, 4s में। ऐसे बोल दे कि 3p तो पूरा भर गया, फिर पहले 4s में फिर 3p में। ऐसे बोल दे 5s, या नहीं तो ऐसे पूछ ले आपसे, ऐसे 4 ऑप्शन दे दे और क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पोटेशियम के 19वां इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम का 19वां इलेक्ट्रॉन 19वां इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में भरेगा, किस उपकोष में भरेगा। आपसे पूछ ले 3s में, आपसे पूछ ले 4s में, 3p में और 3d में। तो आप क्या करोगे कि सर पोटेशियम 19 होता है, सबसे पहले आपका आर्गन 18 होता है, इसके बाद में सर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है 4s1, ये 18 एक 19 हो जाएगा। सही आंसर आपका क्या रहेगा, 4s1 रहेगा। तो ये आपका कौन सा नियम कंप्लीट हो गया, n+l का नियम कंप्लीट हो गया बेटा, कि जिस उपकोषों की ऊर्जा का निर्धारण करते हैं, जिसका n+l का मान कम होता है उसकी ऊर्जा कम होती है, वो निम्न ऊर्जा का होता है, और जिसके n+l का मान ज्यादा होता है वो उच्च ऊर्जा का होता है। ठीक है, अगर दो उपकोषों के लिए n+l का मान बराबर आ जाए तो बेटा फिर n का मान देखते हैं और ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है। तो ऐसे उपकोषों की ऊर्जा का क्रम लिखूं मैं, अगर उपकोषों की ऊर्जा का क्रम, तो आपको ये जो क्रम पहले मैंने आप बाहु के नियम में बताया था उसको यहां पर अच्छे से समझा देता हूं, और आपको समझ में भी आ जाएगा। अभी पूरा आपको समझ में क्यों आ जाएगा बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में कैसे आ जाएगा, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, समझ में 100% आपको पूरी बात आएगी मेरी। उपकोषों की ऊर्जा का क्रम ये देख लो कैसे, कि सबसे पहले सर 1s में
क्योंकि फिर ये 2s में, फिर बेटा 2p में, फिर इसके बाद में 3s में, फिर 3p में, फिर बेटा इसके बाद 4s में, 3d में, और उसके बाद में आपका जाएगा बेटा 3d के बाद में 4p में, 4p के बाद में आपका चला जाएगा 5s में, 5s के बाद में 4d में, और 4d के बाद में 5p में, 5p के बाद में 6s में, 6s के बाद में 4f में, और 4f के बाद में बेटा आपसे भरेगा वो 5d में, और 5d के बाद में 6p में, और 6p के बाद में बेटा आपका यहाँ पर भरेगा 7s में, 7s के बाद में 5f में, 5f के बाद में यहाँ पर भरेगा 6d में, 6d के बाद में 7p में, और कुछ इस प्रकार कंटिन्यू चलता रहेगा। ये वाला नियम लगाना इन सभी पे और अच्छे से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा नियम चलता हूं बेटा। पहला नियम आपको पूरा समझ में आ गया। जो सेकंड नियम है वो है आपका हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड का अच्छे से समझना है बेटा। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड का अधिकतम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। सर हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या होता है, वो ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी को। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या होता है वो ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये बताऊंगा ये नियम किसने दिया, हुंड ने दिया। हुंड ने दिया था ये, उसी के वैज्ञानिक के नाम पर ही ये नियम रखा गया। अब हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहता है कि बेटा इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन को पहले समांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और पहले अयुग्मन होता है, बाद में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। तो इस नियम के अनुसार, पूरा नियम लिख रहा हूं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार उपकोषों के कक्षकों में, उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय, उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय पहले समांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का अयुग्मन, समांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का अयुग्मन, अयुग्मन होता है जब ये कक्षक पूरे भर जाते हैं, जब ये कक्षक, इसके बाद पूरे नहीं करो बेटा, इसके बाद ऐसे लिखो, अयुग्मन होता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। इसे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, क्या रे यार, इसे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इसे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहा जाता है। यह हुंड का नियम है। हुंड का नियम क्या कहता है, हुंड का नियम यह कहता है कि जब कक्षकों में, उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉनों का समांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और उसके बाद में ही जब सभी उपकोषों के सभी कक्षकों का आगमन हो जाएगा, विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, युग्मित होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया यहां पर, निम्न में से हुंड के नियम की अनुपालना करता है, नियम की अनुपालना करता है,
अनुपालना करता है। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो निम्न में से हुंड के नियम की अनुपालना करता है। चार ऑप्शन आपको दे दूं, ए, बी, सी और डी। ये चार ऑप्शन आपको दे दिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी चारों आपको दिख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। पहला आपको ऐसे दे दिया, ये पी कक्षक बनाए 1 2 3, ये पहला है। दूसरा ऑप्शन आपको कुछ ऐसा दे दिया, तीसरा ऑप्शन आपको कुछ ऐसा दे दिया बेटा, ये डी ऑप्शन उधर ले जाऊंगा मैं, सी ऑप्शन तो आपको दिख जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन उधर लिख दूंगा। तीसरा ऑप्शन कुछ ऐसा दे दिया आपको बेटा, और लास्ट का जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, वो कुछ इस प्रकार का आपको दे दिया, 1 2 3 है। और आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से हुंड के नियम की अनुपालना कौन सा ऑप्शन आपका कर रहा है। तो हुंड का नियम का क्या कहता है, हुंड का नियम यही कहता है कि जब उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो समांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों को पहले भरा जाएगा, उसके बाद में अयुग्मन होने के बाद में विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों से युग्मित होंगे सभी कक्षक। अब भैया जी इस ऑप्शन में आप देखो थोड़ा जरा, ये ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे बेटा, ये ऑप्शन बिल्कुल यहां तक तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये सी ऑप्शन है, मैं कुछ ऐसा दे रहा हूं, सी 1 2 3, ये सी ऑप्शन दे दिया, ये आपका डी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन में मैं कह रहा हूं कुछ इस प्रकार बेटा कि ये और ये और ये, इस प्रकार सी ऑप्शन दिया आप। तो पहला भी गलत है, क्यों है सर, अयुग्मन तो कर रखा है, लेकिन बेटा इसमें विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन बीच में भर रखा है, जो कि गलत है। इसमें सर पहले अयुग्मन ही नहीं हुआ, उससे पहले इलेक्ट्रॉन पहले में 2 भर दिए। इसमें सर अयुग्मन भी नहीं हो रखा, इसमें नहीं हो रखा ना अयुग्मन, और भले इसमें अगर ऐसा भी कर देते तो भी गलत है, क्योंकि इसमें विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन बीच में भर रखा है। लेकिन आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले 3 कक्षक होते हैं, पी उपकोष में तीनों में अयुग्मन हो रखा है और समांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं। ये था आपका हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सर कहते ही दिक्कत नहीं है। लास्ट नियम की तरफ लेके चलता हूं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो तीसरा चौथा लास्ट नियम है, पहला आप बहु का था, अब लास्ट जो नियम है वो लास्ट नियम किसका है वो मैं आपको बताता हूं। लास्ट नियम को अच्छे से समझना, लास्ट जो नियम है वो भैया हमारे पाउली भैया का है, पाउली भैया का। तो आपका जो लास्ट नियम है वो किसका है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है उसको समझना है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझना है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत किस साइंटिस्ट ने दिया, पाउली ने दिया, पाउली द्वारा दिया गया, पाउली द्वारा दिया गया। और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है, यह सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी उपकोष के, किसी भी उपकोष के एक कक्षक में उपस्थित, किसी भी उपकोष के एक कक्षक में उपस्थित, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्या, 3 क्वांटम संख्या कौन कौन सी, n, l और m, 3 क्वांटम संख्या n, l, m समान होती है, समान होती है, परंतु चौथी क्वांटम संख्या, परंतु चौथी क्वांटम संख्या
और वो कौन सी? चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता है। इसे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, इसे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहा जाता है। इसे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहा जाता है। मतलब शॉर्ट में कई बुकों में आपको ऐसे भी लिखा रखा है बेटा इसको, कि किसी एक और ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में, किसी उपकोष के एक कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। ऐसा भी दे सकता है। समझाता हूं मैं आपको। अंडरलाइन करने वाली चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये भी अच्छा नियम है बेटा, आपको आना चाहिए। कैसे है सर? अब आपको बताता हूं बेटा। जैसे मैं बोल दिया यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दिया, मैंने ले लिया 4s कक्षक। अब 4s कक्षक में मैंने ऐसे भर रखा है, ये मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं मैं यहां पर, अच्छे समझना बेटा। एक ऊपर भर दिया और एक नीचे भर दिया, ये दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इस 4s कक्षक, 4s उपकोष है एक, ये 4s उपकोष है, इसमें एक ही प्रकार का कक्षक होता है 4s में। तो अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं। अब इसके लिए मैं n का मान देखूंगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इधर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो n का मान इसके लिए 4 होगा। सर s है उपकोष, तो l का मान कितना होगा? s उपकोष है तो l का मान 0 होगा। l का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। सर m का मान आपने पहले पढ़ा रखा है कि m का मान होता है वो -l से +l तक होता है। बिल्कुल सर। तो सर यहां पर क्या होगा? यहां पर m का मान 0 है, l का मान, तो m का मान भी क्या होगा? 0 होगा। लेकिन सर s का मान, और सर ने बता रखा है चक्रण क्वांटम संख्या में कि जो ऊपर वाला होता है ऊपरी चक्रण करता है, उसको दक्षिणावर्त चक्रण कहते हैं, और उसका +1/2 होता है, +1/2 होता है। इस वाले इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इसके लिए भी ये भी छोटे उसी में, तो n कोस में, तो n बराबर 4। इसके लिए भी s में ही है तो l बराबर 0, और इसके लिए भी m का मान तो सर फिर 0 हो गया। लेकिन सर s का मान इसके लिए -1/2 होगा। क्यों सर? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले पढ़ा रखा है मैंने आपको, क्या ये ऊपरी चक्रण वाला है, ऊपरी चक्रण करता है, उसके लिए +1/2 होता है, और जो निचला चक्रण करता है, निचला चक्रण, उसके लिए -1/2 होता है। उसके लिए कितना होता है? -1/2 होता है। ऐसा था ये पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया है। तो आज अपन ने स्टार्ट कहां से किया था? आज स्टार्ट किया था यहां से कि इलेक्ट्रॉन भरने के नियम होते 3। आबाऊ का नियम पहले की वीडियो में पढ़ा दिया, आज n+l का नियम अच्छे से समझाया, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम समझाया, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत बताया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हुंड का n+l का नियम पूरा समझा दिया कि दो कोष n+l का योग जिसका मान ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा उच्च होती है, जिसका कम होता है उसकी ऊर्जा कम होती है, निम्न ऊर्जा का वो होता है। और पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ऊर्जा का निर्धारण करते हैं। उसके बाद में अगर दो उपकोष आ जाए जिनके n+l का योग बराबर आ जाए, तो फिर n का मान जिसका कम होता है वो निम्न ऊर्जा का होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। फिर इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन करवाए, फिर आपको बताया कि हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले समांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों को
उपकोषों के कक्षकों में भरा जाता है, अयुग्मन होता है और अयुग्मन के बाद में ही विपरीत चक्रण वाले कक्षकों का इलेक्ट्रॉन भर के युग्मित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको करवा दिए। उसके बाद में पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत पूरा पढ़ा दिया। पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत क्या कहता है? पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत ये कहता है कि बेटा किसी भी उपकोष के एक कक्षक में जो दो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए m का मान, l का मान और n का मान समान हो सकता है, परंतु जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है s का मान, उसका मान कभी भी समान नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने समझा भी दिया कि 4s उपकोष में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उन सभी के लिए n का मान 4 होगा, दोनों के लिए l का मान 0 होगा, m का मान सर 0 होगा, लेकिन सर एक के लिए ऊपरी चक्रण वाले के लिए s का मान +1/2 होगा और निचले चक्रण वाले के लिए सर s का मान -1/2 होगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया है, अच्छे से समझा है बेटा, और आगे वीडियो लेके आऊँगा। कल का जो वीडियो रहेगा वो अपना रहेगा बेटा बोर का मॉडल, पूरा बोर का मॉडल अच्छे से समझाऊंगा, बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा। ये n+l का नियम कंप्लीट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन भरने के नियम हो गए। तो क्या क्या पढ़ा दिए मैंने? बेसिक जानकारी बता दी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो बता दिया। उसके बाद में क्वांटम संख्याएं बता दी। उसके बाद में मैंने कल का वीडियो आप बाहु के नियम, मतलब इलेक्ट्रॉन भरने के पूरे नियम को 2 वीडियो में बना दिए। आप बाहु का नियम थोड़ा लंबा कर दिया था, लंबी क्लास नहीं लेना चाहता था, लेकिन आज इस क्लास में करके कंप्लीट कर दिया। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर का मॉडल। ये तीनों मॉडलों को कंप्लीट करूंगा, भले क्लास 1 घंटे की हो या 1.5 घंटे की हो, पर कंप्लीट करके जाऊंगा कल। और आप देखो, डेली देखो बेटा, और लक्ष्य क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे को फायदा मिल रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी बनाने में हम मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम साह। अरे यार।